बहुत बड़े तुर्रम खान को निपटा दिया। अच्छा, तुर्रम खान का नाम है मोहम्मद कतामश। मोहम्मद कतामश ये था डेप्टी हेड ऑफ हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो आर्टिलरी यानी कि जो हमास का तोपखाना, जो रॉकेट शॉकेट मारते हैं ना, जो तोपे चलाते हैं इजराइल के ऊपर इतने सारे, उसका ये डेप्टी चीफ था। मोहम्मद कतामश को निपटा दिया है और आर्टिलरी मैनेजमेंट इन द टेरर ग्रुप सेंट्रल कैंप्स ब्रिगेड, ये उसका इंचार्ज था। और ये जो इजराइल में अटैक हुआ था उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसके अलावा इजराइल ने जो हेड ऑफ रॉकेट फायरिंग स्क्वाड थी, जिसने रॉकेट चलाया था, ये तो था ही आर्टिलरी वाला, ये मोहम्मद कतामश, इसको तो निपटाया। जो आर्टिलरी, जो बाकी जो रॉकेट स्ट्राइक फोर्स थी, उसके भी हेड को निपटा दिया। एक वेपन्स प्रोडक्शन साइट और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हमास के, उसको तबाह कर दिया इजराइल ने। और हमास का कमांडो, एक नुखबर कमांडो फोर्सेस है हमास की भैया, नुखबर, उसको कैप्चर कर लिया। और शिनबेत जो है उनका डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी शिनबेत, वो उसको ले गई है इंटरोगेशन के लिए, यानी कि पूछताछ के लिए। अब एक बात बताइए, जिस आदमी ने इतने इजरायलियों का खून बहाया हो, बच्चों को मारा हो, उसको इजराइल की शिनबेत ले गई पूछताछ के लिए। आपको दोस्तों क्या लग रहा है इस वक्त उसका क्या होगा? क्या उसको जैसे तवे पे पराठे को सेका जाता है हल्की आंच पे, क्या उसको सेका जा रहा होगा? आप सोचिए। या फिर जैसे तंदूर के अंदर डाला जाता है सीख में, वो काम उसके, कुछ तो हो रहा होगा उसके साथ, है कि नहीं? कुछ हो रहा होगा। और इस वक्त उसकी XYZ हो रखी होगी वहां पे भाई। इजराइल बड़ा, जिसको कहते हैं, गुस्से में आजकल। जाहिर सी बात है, 40 से ज्यादा बच्चे मार दिए, 1000 से ज्यादा उनके लोग मार दिए, ठीक है, नॉन कॉम्बैटेंट्स जो कि लड़ भी नहीं रहे थे। तो अब चुन चुन के इजराइल एक एक करके बंदों को निपटा रहा है। अच्छा, शिनबेत के अंदर इजराइल ने, जो शिनबेत इनका इंट्रोगेशन नहीं कर रहा है इस कमांडो का, शिनबेत के अंदर दोस्तों इजराइल ने एक छोटी सी स्पेशल फोर्स खोली है। एक छोटी सी स्पेशल फोर्स जिसमें कुछ कमांडो हैं, कुछ में कुछ रिसर्च एंड एनालिसिस वाले हैं, कुछ हैं, सब कुछ मिलाकर एक छोटी फोर्स। इस फोर्स को काम दिया इजराइल ने, और आप काम सुनेंगे ना तो आपको खुशी हो जाएगी। उसने, इजराइल ने काम क्या दिया है। इजराइल ने बोला, देखो यार, साफ सीधी बात है, जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा था, ये प्लानिंग वाले जितने भी हैं ना, ये टॉप लोग हैं। ये 5, 10, 15, 20, 25 जो भी हैं, ये टॉप लोग हैं यार, ठीक है। ये इनकी लिस्ट है, जो टॉप लोग हैं, ये इनकी लिस्ट है, ये इनके घर का पता है, ये इनकी शक्लें हैं, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसने बोला ठीक है साहब। अब शिनबेत ने अपने बंदों को बोला है कि जाके एक एक को निपटाओ। दोस्तों, ये जो खबर है ना, 100% सच्ची है। इजराइल ने एक्चुअली शिनबेत को बोला, और शिनबेत ने अपने कमांडो तैयार कर दिए, अपने रिसर्च और एनालिसिस वाले तैयार कर दिए, और बोला कि ये बंदे हैं हमास के, एक एक करके जाके ढूंढो उनको सबसे पहले, कौन से बिल में छुपे हैं। जाहिर सी बात है, अपने घर पे नहीं होंगे, कोई कहीं छुपा होगा, कोई कहीं छुपा होगा, कोई किसी सुरंग के अंदर होगा। एक एक को ढूंढ के निकालो, एक एक को निपटाओ। ये काम दे दिया, और उसके लिए एक स्पेशल ग्रुप भी तैयार कर दिया इजराइल ने। अच्छा दोस्तों, एक और खबर यह है कि इजराइल ने गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक में जो अटैक करे थे, उसके अलावा क्या हुआ है कि यह लड़ाई अब लोग कह रहे हैं कि स्कोप में बढ़ रही है। स्कोप में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमास के साथ जो लड़ाई है ना, जैसा मैंने बोला, गाजा, सीरिया, वेस्ट, ये सीरिया तक पहुंच गई, वेस्ट बैंक तक पहुंच गई, ये सिर्फ गाजा तक थी पहले महदूद। अब ये लड़ाई बढ़ गई है, और इजराइल कह रहा है बढ़ने दो, एक बार लड़ाई होगी, एक बार सबका निपटारा हो जाए। इस बार इजराइल कह रहा है कि इन लोगों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना जरूरी है, इनका एक बार फाइनली बिल फाड़ना जरूरी है, क्योंकि ये सांप के बच्चे दोबारा पैदा होंगे, तो एक बार हम इनको निपटा दें। दोस्तों देखिए, इजरायली वॉर प्लेन्स जो हैं, यानी कि लड़ाकू जहाज हैं, गाजा उन्होंने निपटा दिया, 2 एयरपोर्ट सीरिया में निपटा दिए, एक मस्जिद के अंदर आतंकवादी छुपे थे, वो मस्जिद खत्म कर दिया इन लोगों ने। और इजराइल ने बोला है कि हिजबुल्लाह को, बाय द वे सुनिए, इजराइल ने बोला है कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे, और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं लेबनान के अंदर, उसके ऊपर रोज के रोज इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल कह रहा है हमारी सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हिजबुल्लाह कहां पे क्या बदमाशी करता है वी नो वेरी वेल, पता लगाओ कहां पे अच्छा जाम, वहां पे मारो बम उसके अंदर। तो इजराइल ने अब यह सोचना बंद कर दिया है कि कौन हमारे दुश्मन कहां पे किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं छुपा। कह रहा नो इल्ले, कहीं पे भी छुपाओ, तू तो गया। तो इजराइल ने इनको ठोकना शुरू कर दिया है, और बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने ट्रूप्स को बोला है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग करने की
जुर्रत करी या गलती करी तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी हिजबुल्लाह की। हम उसको क्रिपल कर देंगे, यानी हम उसको अपंग बना देंगे इतनी ताकत के साथ कि वो कभी हिजबुल्लाह सोच नहीं सकता। और लेबनी स्टेट जो है, जो लेबनन है, उसके लिए ये डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यानी कि हिजबुल्लाह कभी सोच नहीं सकता कि हमें इतनी मार पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री कह रहा है इजराइल का कि बॉस चुन चुन के निपटाएंगे एक एक को। वो हमास क्यों, हिजबुल्लाह क्यों, अब हो गए। जोनाथन कॉर्निकस जो आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का स्पोक्स पर्सन है, उसने बोला है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनन को, एक पूरे मुल्क को इस लड़ाई के अंदर घसीट रहा है। और हिजबुल्लाह का जो नंबर 2 है नाइम कासिम, इसने बोला है कि अगर इजराइल ऐसा करता रहा तो फिर हमें जंग में शामिल होना पड़ेगा। लेट्स बी वेरी क्लियर, एज इवेंट्स अनफोल्ड, इफ समथिंग कम्स अप दैट कॉल्स फॉर ग्रेटर इंटरवेंशन बाय अस, वी विल डू सो। यानी कि यह कह रहा है कि जैसे हालात चल रहे हैं, अगर ऐसा हुआ कि हमें और ज्यादा कुछ करना पड़ा, हम करेंगे। यही इजराइल चाह रहा है। देखिए, इजराइल ने गाजा को निपटा दिया, अब उसकी ग्राउंड फोर्सेस अंदर घुस गई। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं, ये लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए, हिजबुल्लाह जो है ना, हिजबुल्लाह इज नॉट द मेन प्रॉब्लम। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, इवन हमास इज अ बिग प्रॉब्लम, बट हु इज बिहाइंड हमास? इट इज ईरान। ईरान खड़ा है इन दोनों के, इसलिए तो उछल रहे हैं इतना पॉपकॉर्न की तरह ये लोग। अब ये निपटाएगा इजराइल एक एक करके। इजराइल ने निपटारा इनका दोस्तों शुरू कर दिया है। अच्छा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इन्होंने कई लोग मार दिए हैं हमास के और इस्लामिक जिहाद के। ये एक सुरंग के पास थे, सुरंग के अंदर थे एक्चुअली, जो कि अल अंसार मस्जिद, जेनिन में एक जगह, जेनिन, उसके अंदर अल अंसार मस्जिद है, उसके नीचे टनल है। क्योंकि इन्होंने क्या, घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, अस्पताल के नीचे, हर जगह से इन्होंने टनल बनाया। तो कह रहे हैं कि ये सब यहां पे लोग थे, ये लोग, और हमने वहां पे बम गिराया। तो मस्जिद, आईडीएफ ने बोला है कि ये जो मस्जिद है, मस्जिद का इस्तेमाल करते थे कमांड सेंटर के तौर पे। तो इजरायलियों को यह पता लग गया कि वहां पे प्लानिंग हो रही है, वहां से एग्जीक्यूशन हो रहा है, वहां से टेरर अटैक्स प्लान करे जा रहे हैं उस मस्जिद के अंदर से। और वो एक्चुअली जो मस्जिद है वो हमास का एक गढ़ है। मारी मिसाइल, एंड ऑफ स्टोरी। तो वो गढ़ भी खत्म हो गया दोस्तों। अब लोग बोलेंगे साहब मस्जिद शहीद कर दी। देखिए, बात यह है ना कि इजराइल किसी और तरीके से सोचता है, बाकी लोग और तरीके से सोचते हैं। इजराइल का मानना है कि जहां से खतरा आएगा, ये जो हमास वाले हैं, ये इजराइल का एक कहना है, मैं बता रहा हूं आपको। इजराइल ये कहता है कि यार, अगर आप नहीं चाहते कि मस्जिद पर बमबारी हो, अगर आप नहीं चाहते कि मस्जिद को नुकसान पहुंचे, तो आप मस्जिद के अंदर से ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? ये इजराइल का कहना है। और इजराइल ने बार बार ये बात बोली है, ऑन रिकॉर्ड बात बोली, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लें कि बॉस, मस्जिद खुदा का घर है, अल्लाह का घर है, ठीक है ना। आप वहां पे जाके इबादत करें, नमाज पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन अगर वहां पे दहशतगर्दी होगी, उसके अंदर से वहां से प्लानिंग होगी, तो मिसाइल तो आके गिरेगी। ये इजराइल बोल चुका है। इजराइल ने एक मिसाइल मार भी दिया। अच्छा, लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती ने यह बताया है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, इजराइल को रोका जाए, लेबनान के अंदर अटैक ना करो। अच्छा, नाजिब मिकाती को मैं ये कहना चाहता हूं कि नाजिब भाई, स्टोरी क्या है समझो। पहले स्टोरी ये है कि तुम्हारे अंदर रहता है हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर, वो अटैक करता है ईरान के ऊपर। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदार, तुम किस चीज के प्राइम मिनिस्टर हो ये बताओ पहले। तुम क्या बेचते हो, क्या बेचते हो? तुम मूंगफली बेचते हो, गजक बेचते हो, रेवड़ी बेचते हो, बेचते क्या हो? अगर तुम कहते हो कि मैं वहां का तीसमार खान हूं, मैं सब कुछ कंट्रोल करता हूं, तो हिजबुल्लाह को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? यानी कि हिजबुल्लाह लेबनान का इस्तेमाल करे और इजराइल के ऊपर अटैक करे, वहां तक ठीक है, वो ठीक है। जब इजराइल जवाबी कार्रवाई करे तो ये सारे के सारे मिलके, जितने भी 2-3 देश हैं, ये बैठ के विक्टिम कार्ड खेलें। हैं, बहुत मार दिया, गलत मारा। बेटा, गलत काम करोगे तो मार तो खाओगे। फिर बुरा किस चीज का मानना कि साहब मार दिया। दोस्तों, मैं कई बार ये समझा चुका हूं लोगों को यार कि ये ना, ये क्रिकेट के खेल जैसा होता है जो इजराइल और इसके बीच में है ना, इवन इंडिया और पाकिस्तान की, ये क्रिकेट का खेल है। हमास ने, हिजबुल्लाह ने बैटिंग कर ली, ठीक है जी, उन्होंने बैटिंग कर ली। अब बैटिंग इजराइल कर रहा है। अब जब इजराइल बैटिंग कर रहा है तो ये लोग कह रहे हैं यार, बहुत छक्के चौके मार रहा है यार, ये तो गलत है। वो तो जो जिसकी बैटिंग होगी, तुमने बैटिंग कर ली ना अपनी, अब जिसकी बैटिंग है वो जैसा करेगा वैसा करेगा, तो फेस करो, फिर झेल लो इसको। अच्छा जी, लेबनान से पता लगा है सदर्न लेबनान में 29 मारे गए। इजराइल की तरफ 3 फौजी और 1 सिविलियन मारा गया। 4000 लोग लेबनान से भाग गए हैं। और
ये पहुंच गए इजरायली फ्रंटियर टायर करके एक शहर है, उसके आसपास ये लोग पहुंच गए और वहां से भाग गए। 4000 लोग लेबनान से, उन्होंने थैंक यू बोल दिया है, बोला कि नहीं इजरायली अब गुस्सा है, यहीं पे बम मारेंगे, तो वो लोग भाग गए वहां से। ठीक है जी। सीरियन स्टेट मीडिया, अब सीरिया की बात कर रहा हूं मैं आपको ले गया था पैलेस्टीन, फिर मैं आपको ले गया लेबनान, अब मैं आपको ले जा रहा हूं दोस्तों सीरिया, वो तीसरा मुल्क है सीरिया के स्टेट मीडिया ने बोला है कि 12 अक्टूबर को, अब धीरे धीरे और खबरें आ रही हैं ना, अब आप बोलेंगे साहब 12 अक्टूबर तो कब का चला गया, अब क्यों बात कर रहे हैं आप 8-10 दिन के बाद? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे खबर आ रही है, ये अचानक नहीं आई थी। ये जो है बात, 12 अक्टूबर को इजरायली फोर्सेस ने उस देश के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मारा, वहां से जहाज नहीं उड़ पाए, तो उनके सीरिया के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इजराइल ने खत्म कर दिया है। और सीरिया का जो दमस्कस है, दमश्क जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, डेमस्कस और एलेपो एयरपोर्ट्स, ये मिलिट्री बेसिस भी हैं, और वहां पे उसको क्यों मारा? क्योंकि वहां पे ईरान हिजबुल्लाह को वहां से हथियार भेजता था, तो वहीं पे लैंड करते थे हथियार, तो उन्होंने मारा वहां पे बम, एयरपोर्ट को कर दिया आउट, और एयरपोर्ट आउट हो गया। अब ईरान भेजे तो भेजे कैसे हथियार? ये मामला है इजराइल का। अब दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं थोड़ी सी अमेरिका के बारे में, और वहां पे कैपिटल हिल जो है ना, वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल हिल बड़ा फेमस है वहां पे, और कैपिटल हिल पे जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, और वहां पे एक डॉक्टर उमर सुलेमान है, उनका ट्वीट देखिए ये आप, उन्होंने बोला हार्ट्स आर बीटिंग फॉर पैलेस्टीन। ये भीड़ देखिए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इसको ना बड़ा कॉमन सेंसिकली आप देखा जाए, किसी को क्या जरूरत है पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने की? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आपके मस्जिद में आप जाके पढ़िए, आप घर पे पढ़िए। ये आपको बताता हूं इशू क्या है दोस्तों, ये इशू जानने की जरूरत है। जब भी पब्लिक प्लेस में, देखिए आप पब्लिक में फंक्शन करें, कोई दिक्कत नहीं, रिलीजियस फंक्शन करें यार, हर एक धर्म का हक, ये आप कहीं पर भी करो। अगर अमेरिका का कानून आपको अलाउ करता है आप करो, इंडिया का भी कानून अलाउ करता है, इंडिया में भी होते हैं, हिंदू करते हैं, मुसलमान करते हैं, सिख करते हैं, ईसाई करते हैं, सब करते हैं यार, और करना चाहिए। बड़ी खूबसूरत होते हैं त्यौहार, सबको मनाने चाहिए, एक साथ मनाना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। लेकिन जब आप, आज मैं क्लियर कट एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लोग अक्सर ये बात है ना, लोग कहने से हल्का सा कतराते हैं, उनको लगता है कि कोई बोलेगा कम्युनल, ये तो एक धर्म विशेष के खिलाफ ये घृणा फैला रहा है, समथिंग कम्युनल टाइप का। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या बोले, मेरा काम है यहां पे सच बोलना। सच ये है कि जब आप पब्लिक प्लेसेस को ऑक्यूपाई करते हो, आप आम जो जगह होती हैं सबके लिए, उसको ऑक्यूपाई करके आप वहां पे नमाज पढ़ोगे, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सबसे पहले आप एक बात समझ लो, आप एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हो। आप कहते हैं कि जुम्मे की नमाज के लिए पढ़, आप जुम्मे की नमाज आपने पढ़ी, आप वापस जाते, वहां पे आपने फिलिस्तीन की बात करी ना, यानी कि आपने एक मजहबी चीज, जो नमाज तो मजहबी है, इस्लाम में फर्ज है नमाज, तो एक मजहबी चीज है, उस मजहबी चीज को आपने बिगाड़ के, उसको मॉर्फ करके या उसको चेंज करके आपने उसको एक सियासी हरकत लाए वहां पे, आपने एक सियासी काम करा उसको लेके। तो ये जो डॉक्टर सुलेमान जी हैं, ये डॉक्टर सुलेमान जी कहते हैं, उमर सुलेमान है इनका नाम, ये कहते हैं हार्ट्स बीट फॉर पैलेस्टीन। अब इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जब आप ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं ना, कि पब्लिक में बैठ के 5000 लोगों ने नमाज पढ़ी, इससे क्या होता है कि जो मुसलमान नहीं है उसके मन में बात आती है कि यार ये मेरे ऊपर अटैक है, मैं भी करूंगा ऐसे, मैं भी करूंगा ऐसे, और इससे क्या होता है क्लैश। और यही रेडिकल इस्लामिस्ट चाहते हैं, इसीलिए मुसलमानों को बरगलाते हैं लोग, ये चाहते हैं क्लैश हो, क्लैश होगा, भगवान ना करे कुछ लोग मरेंगे, किसी को चोट लगेगी, फिर ये विक्टिम कार्ड इस्लामोफोबिया का प्ले करेंगे। पूरा गेम ही वही है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने भी लोग हैं ना, हार्ट बीट फॉर पैलेस्टीन, हमारा दिल पैलेस्टीन के लिए धड़कता है, ओ भाई तुम अमेरिका में क्यों हो, तुम हो क्यों अमेरिका में, तुम आए क्यों? अगर तुम्हें यही कीचड़ फैलाना था जो तुमने पहले अपने मुल्कों में फैलाया था, जहां से तुम मिडिल ईस्ट से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो तुम अमेरिका आए क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों आए। इनकी तादाद आते 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 अब इन्होंने कैपिटल हिल घेरा, ठीक है, घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए घेरा, कोई बात नहीं, राइट, ये फिर आएंगे कैपिटल हिल घेरेंगे, ये तीसरी बार आएंगे। सारे पब्लिक प्लेसेस को कैप्चर करो, सारे के सारे पब्लिक प्लेसेस को दोस्तों कैप्चर करो, ये नियत है। मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इसके बाद मैं बस ये वीडियो खत्म करूंगा दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको एक बताना चाहता हूं यार।
अब दोस्तों मैं एक खास टॉपिक पे आपके पास आता हूं और आज मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि यह चीज क्यों इतनी खतरनाक है। ये क्यों इतनी खतरनाक, ये पूरा जो पैलेस्टीन का मामला है, ये पूरा कश्मीर का मामला है, ये इतना खतरनाक क्यों है। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं, पता डर क्या है लोगों को कि यार कोई उंगली उठा के बोलेगा इस्लामोफोबिया है, कोई बोलेगा यार तुम कम्युनल हो, तुम धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं, इसलिए लोग डर के मारे नहीं बोलते। और इस डर का फायदा रेडिकल इस्लामिस्ट उठाते हैं, खुल खुल के उठाते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप पहले वीडियो देखिए, समझिए वो बंदा बोल क्या रहा है, और जब आप समझ लेंगे ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी क्या है। Is the Palestinian crisis a land dispute, in your opinion? No, I don't think so at all. It's a religious issue, and I asked it's mainly when you see the whole Palestinian issue. Their problem is they don't want Jews to survive there. So if all Jews became Muslims one day, they will have no problem with that. So the issue with them is Jews. I asked one day a friend of mine, if all Jews converted to Islam in Israel, will you still have this fight and trouble? He said, of course not. I said to him, then this is not a problem of a land. It's a problem just because they are Jews. दोस्तों ये है डॉक्टर तौफीक हमीद, ये मिस्र के रहने वाले हैं, इजिप्शियन हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, ये अलग अलग पैनल्स पे बैठते हैं, मतलब विद्वान किस्म के आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे किस्म के आदमी हैं। ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं देखिए ना, आपने सुना इनका। डॉक्टर साहब ने ये बोला कि जब इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जो पूरा फिलिस्तीन का मामला है, क्या ये ज़मीन का झगड़ा है? उन्होंने बोला नहीं, ये ज़मीन का झगड़ा है ही नहीं, ये धर्म का झगड़ा है। आपको याद है मैं आपको 3-4 दिन पहले इसी प्लेटफॉर्म से क्या मैंने बोला और लगातार रोज बोलता आया हूं। मैं बोल क्या, ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ये फिलिस्तीन इजराइल ये सब ये कुछ भी नहीं है, ये सारा मामला यही है कि ये धर्म का झगड़ा है। और ये डॉक्टर तौफीक खुद बोल रहा है, ये तौफीक खुद बोल रहा है कि अगर सारे के सारे यहूदी कल इस्लाम को अपना लेते हैं, अगर ये अपना लेते हैं इस्लाम को, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लड़ाई कल खत्म हो जाएगी यार, ये लड़ाई कल। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने जो कश्मीर में पूरा शुरू करा है मामला, वो सारा का सारा मजहब के ऊपर है, सारा का सारा। पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई है वो मजहब के ऊपर है यार। लोग कहते हैं ये फलाना लाइन ऑफ कंट्रोल, नहीं, वो सब ठीक है लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये बेसिकली इट इज ऑन रिलीजियस लाइंस। ये मजहब का मामला है, धर्म का मामला है, और यह बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यह है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, यह किताब है, ब्रिगेडियर एस.के. मलिक ने लिखी है। ब्रिगेडियर एस.के. मलिक पाकिस्तानी आर्मी के थे, और इसका जो फॉरवर्ड लिखा है वो लिखा है जनरल जियाउल हक, जो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे। मैं फिर से बता रहा हूं, इस किताब का नाम है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। यह देख सकते हैं दोबारा किताब, ठीक है। कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर का इशू क्या है, किस तरीके से पाकिस्तानी फौज समझती है, उसके कारण क्या है लड़ने के, उसका मोटिवेशन क्या है लड़ने का, वो खुद कह रहा है, वो खुद लिख रहा है, वो खुद कह रहा है कि हम इसलिए लड़ रहे हैं, पर आप इस जंग को सेक्युलराइज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ओ इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी एंड दिस, हां ठीक है, उनका लोअर लेवल पे, लोअर रैंक्स में देयर इज प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस द वे दे मूव टैक्टिकली, उसमें प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन कीचड़ दिमाग में भरा हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो मॉडर्न वॉर फाइटिंग नहीं, हम जिहाद लड़ रहे हैं, हमारे हथियार मॉडर्न हो गए लेकिन हमारे दिल में जिहाद है, एंड जिहाद इज द अवाउड एम ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। सिमिलरली फॉर ऑल रेडिकल्स जिहाद इज द एम। ये जो हो रहा है इजराइल के खिलाफ, ये जिहाद हो रहा है, ये जो पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर में, ये जिहाद हो रहा है। ये किताब मैंने नहीं लिखी है, ये पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर ने लिखी है, जिसका फॉरवर्ड लिखा है जनरल जियाउल हक ने, जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ था और वहां का प्रेसिडेंट था, मिलिट्री डिक्टेटर था, 10 साल से ऊपर उसने राज करा है पाकिस्तान के ऊपर। भाई आपको समझना पड़ेगा जो डॉक्टर तौफीक कह रहे हैं, डॉक्टर तौफीक यही बात आपसे कह रहे हैं कि यह पूरी लड़ाई मजहब की है, जो कश्मीर में करना चाहा, राइट, पाकिस्तान ने, वो मजहब का मामला है, उसका कोई जियोपॉलिटिक्स से लेने देना नहीं, हम उसको बाद में इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो लड़ाई है वो रिलीजियस मामला है।
मैं क्यों कह रहा हूं रिलीजियस मामला है, लेट मी प्रूव इट टू यू। आपने टू नेशन थ्योरी सुनी है? दो कौमी नजरिया, जिसके ऊपर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान बना ही धर्म के नाम पे है। पाकिस्तानी खुद कबूल करते हैं, जाहिर सी बात है। पर जो पाकिस्तानी ये कहते हैं ना कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है, नहीं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे तो बना है, लेकिन पाकिस्तानी जिन्होंने बनाया पाकिस्तान को, शामिल जिन्ना, उन लोगों ने भारत की नफरत को भी एक बेस बनाया।